आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जी। इसका टाइटल है सुबह उठते ही एक काम करो, 4 नियम अपनाएं और निरोगी रहें। अब टाइटल तो थोड़ा आप कह सकते हैं कि क्लिकबेट जैसा लगता है। हाँ, थोड़ा सा तो है। लेकिन इसमें गौतम बुद्ध और आचार्य सुखदेव की एक कहानी के जरिए सेहत के कुछ बहुत ही बुनियादी नियमों की बात की गई है। और ये नियम ऐसे नहीं है कि कोई बहुत महंगी डाइट फॉलो करनी है या रोज जिम जाना है। सही। ये हमारी रोजमर्रा की आदतों के बारे में है, जैसे पानी कैसे पीना है, खाना कब खाना है। बहुत ही मामूली बातें लगती हैं ये। बिल्कुल। और यही आज का हमारा मिशन एक तरह से। हम इस कहानी में दिए गए जो 4 नियम हैं और उनके पीछे का जो तर्क है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि क्या वाकई हमारी सेहत के सबसे गहरे राज हमारी इन छोटी छोटी आदतों में ही छिपे हैं। क्या हम ये सब भूल गए हैं? यहाँ जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि स्रोत इन सभी नियमों को आयुर्वेद के 3 मूल सिद्धांतों से जोड़ता है। वात, पित्त और कफ। हाँ, वात, पित्त और कफ। तो ये सिर्फ दादी नानी के नुस्खे नहीं हैं। इनके पीछे एक पूरा विज्ञान समझाने की कोशिश की गई है। अच्छा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कहानी रोज की आदतों को शरीर के इन गहरे असंतुलनों से कैसे जोड़ती है। तो कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। आचार्य सुखदेव अपने शिष्यों को बताते हैं कि शरीर में लगभग सारी बीमारियां इन्हीं 3 दोषों के बिगड़ने से होती हैं। हाँ, वात, पित्त और कफ। बिल्कुल। और वो इसे आंकड़ों में भी बताती हैं, जो काफी चौंकाने वाले हैं। जैसे स्रोत के मुताबिक जब वात हवा का संतुलन बिगड़ता है तो शरीर में 80 से भी ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं। 80? जी। इसमें जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द से लेकर हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याएं भी शामिल हैं। और पित्त दोष शरीर की गर्मी या एसिड का बिगड़ना। उससे लगभग 40 तरह की बीमारियां होती हैं। एसिडिटी, अल्सर, पेट में जलन, खट्टी डकारें, ये सब तो आजकल बहुत ही आम हो गया है। हाँ, ये तो हर दूसरे इंसान को है। और आखिर में है कफ दोष, जिसके बिगड़ने से करीब 20 तरह के रोग होते हैं। इसमें सबसे बड़ा है मोटापा। अच्छा। और जैसा कि स्रोत कहता है, मोटापा अकेला नहीं आता, वो अपने साथ डायबिटीज, थायराइड और न जाने क्या क्या लेकर आता है। सर्दी जुकाम से लेके कैंसर तक हर बीमारी की जड़ कहीं न कहीं इन 3 दोषों के असंतुलन में ही है। बिल्कुल। तो इन्हीं को काबू में रखने के लिए वो 4 नियम बताते हैं। और पहला नियम ही ऐसा है जो शायद हम में से ज्यादातर लोग रोज गलत करते हैं। क्या है वो? खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। 1 मिनट, स्रोत तो इसे जहर पीने के बराबर कहता है। हाँ, ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। पानी जैसी साधारण चीज जहर कैसे बन सकती है? देखिए, इसके पीछे का जो तर्क है वो जठराग्नि के सिद्धांत पर आधारित है। जठराग्नि? जी। आयुर्वेद के अनुसार जब हम खाना खाते हैं तो सारा भोजन हमारे पेट में एक जगह इकट्ठा होता है, जिसे जठर कहते हैं। ये हमारी नाभि के बाईं ओर होता है। ओके। और जैसे ही खाना वहाँ पहुँचता है, पेट में एक आग जलती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। श्रुतों में इसकी तुलना रसोई के चूल्हे से की गई है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे चूल्हे की आग खाने को पकाती है, वैसे ही जठराग्नि पेट में खाने को पचाती है। वो खाने को ऊर्जा में बदलती है। बिल्कुल सही। और ये आग लगभग 1 घंटे तक सबसे तेज जलती है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप जलते हुए चूल्हे पर 1 लोटा पानी डाल दें तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। खाना तो कच्चा रह जाएगा। अच्छा, तो जब हम खाना खाने के तुरंत बाद गटागट पानी पी लेते हैं, हाँ, तो हम अपनी पाचन की आग को ही बुझा देते हैं। एग्जैक्टली। और फिर वो खाना पचता नहीं, बल्कि पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। ओहो। और जब खाना सड़ेगा तो जहरीली गैसें बनेंगी। यही गैस एसिडिटी, पेट फूलना और न जाने कितनी समस्याओं की जड़ है। तो वो जहर शब्द का इस्तेमाल इसी सड़े हुए भोजन से पैदा होने वाले टॉक्सिन्स के लिए किया गया है। तो सवाल ये है कि पानी कब पिएं? अगर प्यास लगे तो क्या करें? श्रोताओं, इसका बहुत साफ जवाब देता है। खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद? जी, क्योंकि तब तक जठराग्नि अपना मुख्य काम कर चुकी होती है और शांत होने लगती है। अच्छा। अगर आपने 10 बजे खाना खाया है तो 11 बजे या उसके बाद आराम से पानी पीजिए। खाने से 40-45 मिनट पहले पेट भर कर पी सकते हैं। और खाने के बीच में अगर गला सूख रहा हो तो बस 1 या 2 घूंट,
उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प बात बताई गई है कि अगर पानी नहीं तो खाने के बाद कुछ और पिया जा सकता है। हाँ, और वो भी समय के हिसाब से, जैसे सुबह के नाश्ते के बाद फलों का रस, दोपहर के खाने के बाद लस्सी या छाछ और रात के खाने के बाद दूध। ये सब पाचन में मदद करते हैं, जबकि पानी उसे रोकता है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान काफी गहरा लगता है। बहुत गहरा। ठीक है, तो खाने के बाद पानी नहीं पीना है, ये समझ आ गया। लेकिन सिर्फ कब पानी पीना है यही जरूरी है या कैसे पीना है ये भी मायने रखता है? बहुत मायने रखता है, क्योंकि दूसरा नियम इसी से जुड़ा है। ये भी उतना ही जरूरी है। दूसरा नियम है, पानी हमेशा घूंट घूंट करके पीना चाहिए। जैसे चाय पीते हैं? बिल्कुल, जैसे हम चाय या गर्म दूध पीते हैं, घटाघट करके एक सांस में नहीं। और इसका कारण तो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। इसका लेना देना हमारे मुंह की लार से है। बिल्कुल, स्रोत बताता है कि हमारे मुंह में जो लार बनती है उसकी प्रकृति क्षारीय यानी अल्कलाइन होती है। और पेट में एसिड बनता है। हाँ, और हमारे पेट में पाचन के लिए जो एसिड बनता है वो अम्लीय होता है। ये तो हम सब स्कूल में पढ़ चुके हैं। हाँ, ये बात समझ में आती है। मतलब हमारी बॉडी एक केमिस्ट्री लैब की तरह है जहाँ एसिड और अल्कलाइन का बैलेंस बना रहना चाहिए। सही कहा। तो जब हम पानी को घूंट घूंट करके पीते हैं तो हर घूंट के साथ थोड़ी सी लार पानी में घुलकर पेट में जाती है। अच्छा। और ये अल्कलाइन लार पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, उसे शांत करती है। तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार जब पेट में एसिडिटी कंट्रोल में रहती है तो खून में भी एसिडिटी नहीं बढ़ती। ओके। और जिनका खून अल्कलाइन की तरफ रहता है उनके वात, पित्त और कफ अपने आप संतुलन में आने लगते हैं। सिर्फ पानी पीने का तरीका बदलने से? जी, सिर्फ तरीका बदलने से इतना बड़ा असर हो सकता है। अरे वाह, जानवरों वाला उदाहरण तो कमाल का है। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं कि कोई चिड़िया या कुत्ता कभी गटागट पानी नहीं पीता। नहीं पीता। चिड़िया अपनी चोंच से एक एक बूंद पीती है और कुत्ता या शेर पानी को चाट चाट कर पीते हैं। ये तो हम इंसानों की ही आदत है कि बॉटल मुंह से लगाई और पूरी खाली कर दी। हाँ। और स्रोत यही सवाल उठाता है कि जंगल में किसी जानवर को डायबिटीज, आर्थराइटिस या हार्ट अटैक क्यों नहीं होता? सोचने वाली बात है। क्योंकि वो सहज रूप से प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। हमें ये सब सीखने के लिए किताबें पढ़नी पड़ रही हैं और वीडियो देखने पड़ रहे हैं। सही बात है। ये प्रकृति से सीखने वाली बात बहुत गहरी है। तो पानी का समय और तरीका दोनों समझ आ गए। जी। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जी। जो है कभी भी बर्फ वाला या फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। उफ। अब ये थोड़ा मुश्किल है, खासकर गर्मियों में फ्रिज के पानी के बिना कैसे काम चलेगा? हाँ, ये सवाल तो आएगा ही। इसका तर्क भी शरीर की कार्य प्रणाली से ही जुड़ा है। अच्छा। देखिए, हमारे शरीर का एक निश्चित तापमान होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा शरीर हमेशा इस तापमान को बनाए रखने की कोशिश करता है। ठीक है, जब हम एकदम चिल मतलब 4-5 डिग्री का पानी पीते हैं तो पेट में जाते ही एक तरह का झगड़ा या संघर्ष शुरू हो जाता है। झगड़ा? कैसा झगड़ा? शरीर और पानी के बीच। शरीर को अपनी सारी ऊर्जा उस ठंडे पानी को पहले अपने तापमान तक गर्म करने में लगानी पड़ती है। वो ऊर्जा जो पाचन या किसी और जरूरी काम में लग सकती थी, वो अब पानी गर्म करने में बर्बाद हो रही है। मतलब हम अपने ही शरीर की बैटरी बेवजह खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। ये शरीर पर एक जबरदस्ती का बोझ डालने जैसा है और इसका असर पाचन पर भी पड़ता है। ठंडा पानी जठराग्नि को भी मंदा कर देता है। तो इसका विकल्प क्या है? स्रोत कहता है कि हमारे दादा दादी मूर्ख नहीं थे जो मिट्टी का घड़ा का पानी पीते थे। हाँ, ये तो है। मिट्टी का घड़ा पानी को प्राकृतिक रूप से उतना ही ठंडा करता है जितना शरीर के लिए जरूरी है, बिना कोई शॉक दिए। तो ये नियम भी शरीर की प्राकृतिक व्यवस्था का सम्मान करने की बात कर रहा है। उसे परेशान करने के बजाय उसका सहयोग करो। बिल्कुल। अब चौथा और आखिरी नियम जो दिन की शुरुआत से जुड़ा है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम पानी पीना है। हाँ, इसे स्रोत में उषा पान कहा गया है, यानी सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए। एक मिनट, बिना कुल्ला किए? जी, बिना कुल्ला किए बिस्तर से उतरते ही 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी पीना। ये थोड़ा अजीब लगता है, मतलब रात भर की मुंह की गंदगी पेट में चली जाएगी। ये सवाल सबके मन में आता है, लेकिन स्रोत इसका एक बहुत ही वैज्ञानिक कारण बताता है। इसके 2 बड़े फायदे हैं। ओके। पहला तो साफ है, ये पेट साफ करने में मदद करता है। रात भर के पाचन के बाद शरीर मल को बड़ी आंत में भेज चुका होता है। ठीक है। सुबह जब हम पानी पीते हैं तो वो पानी सीधा जाकर बड़ी आंत पर दबाव बनाता है, जिससे पेट एक बार में आसानी से साफ हो जाता है। और जिनका पेट सुबह साफ रहता है वो वैसे ही आदि बीमारियों से बच जाते हैं। सही कहा। और दूसरा फायदा उस बिना कुल्ला किए वाली बात से जुड़ा है।
अच्छा, जी हाँ, रात भर में हमारे मुंह में जो लार बनती है वो बहुत कीमती होती है। कीमती। हाँ, उसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं और सबसे जरूरी बात, वो बहुत ज्यादा अल्कलाइन होती है। ओह। जब हम सुबह बिना कुल्ला किए पानी पीते हैं तो ये सारी कीमती लार पेट में जाती है और रात भर में बने हुए एक्स्ट्रा एसिड को शांत कर देती है। कमाल है। तो जिसे हम गंदगी समझ रहे हैं वो असल में सुबह सुबह पेट के लिए एक दवा का काम कर रही है। बिल्कुल, ये आदत शरीर की अंदरूनी सफाई और बैलेंसिंग दोनों का काम एक साथ कर देती है। तो ये तो हुए 4 मुख्य नियम, लेकिन स्रोत में एक और कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर दिया गया है जो इन सब नियमों से भी ज्यादा गहरा लगता है। प्राण शक्ति। हाँ, प्राण शक्ति और रात के खाने का समय। हाँ, और मेरे हिसाब से ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बताइए। स्रोत समझाता है कि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति या जीवन ऊर्जा होती है। इस शक्ति का एक नियम है, ये एक समय में एक ही मुख्य काम पर अपना पूरा ध्यान लगा सकती है। मतलब मल्टीटास्किंग नहीं कर सकती। बड़ी कामों में नहीं। जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं तो सारी प्राण शक्ति पाचन में लग जाएगी। अगर आप कोई गहरी सोच विचार वाला काम कर रहे हैं तो वो दिमाग में केंद्रित हो जाएगी। अगर आप दौड़ रहे हैं तो वो मांसपेशियों में चली जाएगी। और समस्या तब होती है जब हम इन कामों को एक दूसरे के रास्ते में ले आते हैं, खासकर रात के समय। बिल्कुल, हमारी प्राण शक्ति का रात का जो मुख्य काम है वो है शरीर की मरम्मत करना, रिपेयरिंग। जी, दिन भर में कोशिकाओं में जो टूट फूट हुई है उसे ठीक करना, शरीर को हील करना, डिटॉक्स करना। लेकिन जब हम देर रात को भारी भोजन करके सो जाते हैं तो क्या होता है? तब वो बेचारी प्राण शक्ति पूरी रात खाना पचाने में ही लगी रह जाती है। एग्जैक्टली, उसे शरीर की मरम्मत का तो मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि कभी-कभी 8-9 घंटे सोने के बाद भी सुबह थकान क्यों महसूस होती है। हाँ, क्योंकि शरीर को असली वाला आराम मतलब हीलिंग तो मिली नहीं। यही बात स्रोत समझाता है। इसके साथ ही जठराग्नि का संबंध सूर्य से भी बताया गया है। सूर्य से? जी, सूर्योदय के साथ जठराग्नि तेज होती है, दोपहर में अपने चरम पर होती है और सूर्यास्त के साथ साथ मंद पड़ जाती है। तो सूर्यास्त के बाद खाया गया भोजन ठीक से पचता ही नहीं है? नहीं पचता, वो पेट में पड़ा रहता है। इसीलिए स्रोत अर्थ उपवास या प्रातःकालीन उपवास की सलाह देता है। जिसका मतलब है कि शाम का भोजन जल्दी कर लेना, हो सके तो सूर्यास्त से पहले। हाँ, मतलब शाम 7 बजे तक अपना डिनर कर लें और फिर अगले दिन सुबह 7 बजे तक कुछ न खाएं। तो इससे शरीर को कम से कम 12 घंटे का उपवास मिल जाता है। जी, और अगर आप सुबह का नाश्ता भी छोड़ सकें और सीधा 11 बजे लंच करें तो 16 घंटे का उपवास हो जाता है, जिसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और इस 12-16 घंटे के दौरान शरीर के अंदर क्या होता है ये बहुत जरूरी है। क्या होता है? पहले कुछ घंटे तो भोजन पचने में लगते हैं, लेकिन उसके बाद जो 8-10 घंटे का लंबा समय मिलता है उसमें प्राण शक्ति अपना असली काम शुरू करती है, शरीर की गहरी सफाई और मरम्मत। अच्छा। स्रोत में ऑटोफेगी प्रक्रिया का भी जिक्र है। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें जब शरीर की कोशिकाओं को बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती, मतलब भोजन नहीं मिलता। हाँ, तो वे अपने अंदर जमा कचरे, मरे हुए सेल्स, बैक्टीरिया या खराब प्रोटीन को ही खाना शुरू कर देती हैं और उससे ऊर्जा बनाती हैं। वाओ, मतलब शरीर का अपना खुद का रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। बिल्कुल, जो तभी एक्टिवेट होता है जब हम उसे भूखा रखते हैं। सही। ये शरीर का सबसे पावरफुल डिटॉक्स है। इससे सिर्फ वजन ही कम नहीं होता, जब अंदर से सफाई होती है तो त्वचा में चमक आती है, बाल मजबूत होते हैं, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और एकाग्रता? यहाँ तक कि एकाग्रता और याददाश्त भी बेहतर होती है, क्योंकि प्राण शक्ति को दिमाग की कोशिकाओं की मरम्मत करने का भी पूरा समय मिलता है। तो ये तो एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा है। हाँ। अच्छा, स्रोत में ये भी बताया गया है कि अगर शाम को 7 बजे खाने के बाद रात में भूख लगे तो क्या करें? हाँ, उसका भी हल दिया है। अगर भूख लगे तो नारियल पानी या कोई हर्बल चाय ले सकते हैं, क्योंकि ये चीजें डिटॉक्स में रुकावट नहीं डालती। जी। साथ ही रात को सोने से पहले त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी से लेने की सलाह भी दी गई है, जो इस सफाई की प्रक्रिया को और तेज और बेहतर बनाता है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने पानी पीने के 4 नियमों से लेकर रात के भोजन के समय तक की बातें समझी। ये सब सुनने में तो रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव लगते हैं। इसमें जो बात सबसे आकर्षक है वो इन सब के पीछे का एक साझा सिद्धांत है। क्या है वो?
अपने शरीर की प्राकृतिक प्रणालियों का सम्मान करना, चाहे वो जठराग्नि हो या प्राण शक्ति, उन्हें अपना काम ठीक से करने के लिए सही माहौल देना। स्रोत का निचोड़ यही है कि स्वास्थ्य सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या खाते हैं, बल्कि इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप कैसे और कब खाते पीते हैं। और स्रोत बार बार इंसानी व्यवहार की तुलना जानवरों की सहज प्रवृत्ति से करता है। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है असल में। ये हमें सोचने के लिए एक शक्तिशाली विचार देता है। क्या हम अपने इस आधुनिक जीवन में जो ज्ञान और विकल्पों से भरा है, अच्छी तरह से जीने के कुछ मौलिक, कुछ प्राकृतिक ज्ञान को भूल गए हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।